चलिए ध्यान दीजिए, अगला हमारा जो सवाल है, 5 सवाल कल हम लोगों ने कर लिए थे। अगला सवाल है मीथेन के दहन के लिए डेल्टा यू नॉट का मान -x किलो जूल पर मोल है। इसके लिए डेल्टा एच नॉट का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। डेल्टा यू नॉट के बराबर होगा, डेल्टा एच नॉट का मान डेल्टा यू नॉट के बराबर होगा, या फिर डेल्टा यू नॉट से बड़ा होगा, या फिर डेल्टा यू नॉट से छोटा होगा, या फिर डेल्टा यू नॉट का मान 0 होगा। ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तो ऑप्शन बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं, ये तो बेकार है। देखिए आंसर देखिए, क्योंकि डेल्टा एच नॉट पूछ रहा है और डेल्टा यू नॉट बराबर 0 दिया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पर ध्यान दीजिए। डेल्टा एच नॉट बराबर क्या होता है? डेल्टा यू नॉट प्लस पी डेल्टा बी, यही तो है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो डेल्टा एच नॉट, या फिर सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए, क्या आएगा? मीथेन के दहन के लिए, पहले मीथेन के दहन की अपक्रिया लिख लो, 1 मिनट। मीथेन के दहन की अभिक्रिया, मीथेन के दहन की अभिक्रिया क्या होती है बताइए? CH4 गैस किससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन से। क्या बनाती है? CO2 प्लस 2H2। 2 4 यूज हो रहे हैं तो यहाँ 2 ले लीजिए। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एच नॉट बराबर डेल्टा यू नॉट है, क्या हुआ? डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन आर टी, यही तो होता है। अब डेल्टा एन का मान निकाल लो। डेल्टा एन बराबर क्या होता है? गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक मोलों की संख्या। तो ये तो लिक्विड है, ये गैस है, तो एक ये हो गया, एक माइनस, और ये दोनों ही गैस हैं। 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, तो 3 हो गया। तो क्या आएगा? डेल्टा एन बराबर -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू नॉट का मान दे रखा है, ये दे रखा है -x किलो जूल, -x, और ये प्लस ये, इसका मान कितना है डेल्टा एन का? -2 RT, ठीक है। तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू -x और -2 RT, यही तो हो जाएगा। आप बताइए, डेल्टा एच नॉट, ये क्या है? डेल्टा यू नॉट का मान -x। तो बात समझिए कि डेल्टा यू नॉट का जो मान है, उस मान में से हमें घटाना पड़ रहा है 2 RT, तब इसके बराबर है। तो बड़ा कौन है? इसमें से, इससे तो तुलना की जा रही है कि डेल्टा यू नॉट से डेल्टा एच नॉट का मान कैसा होगा? बराबर होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा? तो ये जो मान दिया है, इसमें से हमें घटाना पड़ रहा है कुछ, तब डेल्टा एच नॉट उसके बराबर हो पा रहा है। तो ये बड़ा है या ये डेल्टा यू नॉट है। ये कौन है? डेल्टा यू नॉट है ना। ये सवाल में क्या दे रखा है? डेल्टा यू नॉट। आप एग्जैक्ट ऐसा उतार भी लीजिएगा। तो डेल्टा यू नॉट में से हमें घटाना पड़ रहा है, तो ये जाकर के बराबर हो पा रहा है डेल्टा यू नॉट के। तो बड़ा कौन है? अब बात समझ में आ गई? डेल्टा यू नॉट में से कुछ चीज हमें घटानी पड़ रही है, तब डेल्टा एच नॉट उसके बराबर हो पा रहा है। अगर वो घटाने वाला हिस्सा ना घटाया जाए तो डेल्टा यू नॉट ज्यादा होगा कि नहीं? तो डेल्टा यू नॉट बड़ा है और डेल्टा एच नॉट छोटा है। तो डेल्टा एच नॉट बराबर है डेल्टा यू नॉट के। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डेल्टा एच नॉट बड़ा है डेल्टा यू नॉट से। तो डेल्टा एच नॉट बड़ा है क्या डेल्टा यू नॉट से? नहीं, ये भी गलत हो गया। डेल्टा एच नॉट छोटा है डेल्टा यू नॉट से, ये लिखा हुआ है। तो डेल्टा एच नॉट छोटा यहाँ आएगा ना, वो डेल्टा एच नॉट इज लेस देन डेल्टा यू नॉट। तो
तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ये वाला, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है, या ऐसे लिख दो, अतः डेल्टा एच नॉट इज लेस देन डेल्टा यू नॉट। बात खत्म, ज़्यादा दिमाग लगाने को जरूरत ही नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, इसमें घटाना पड़ रहा है तब जाके उसके बराबरी कर पा रहा है। ये उसकी बराबरी कब कर पा रहा है, जब उसमें से हम कुछ घटा दे रहे हैं तब। अगर ना घटाएं तो ये उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, ये उससे डेल्टा यू नॉट बड़ा है, तब तो घटाना पड़ रहा है बराबर करने के लिए। क्लियर है? तो ये उतार लीजिए एग्जैक्ट, आप लोग इस पर टिक में लगा लीजिए, आंसर में लिख लीजिए। अतः विकल्प सी सही है, नोट कर लीजिए। अतः विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन साथ साथ लिख लिया करो। मेथेन कामा ग्रेफाइट, मेथेन कामा ग्रेफाइट कामा डाई हाइड्रोजन के लिए तुम उतार नहीं रही हो, $298 केल्विन पर, भूल जाते तो सर की क्लास में बैठे ना, 298 केल्विन पर दहन एंथैल्पी के मान क्रमशः -890.3 किलो जूल पर मोल हैं। नहीं, 3 किलो जूल सबके दिए ना क्रमशः, कामा 393.5 किलो जूल पर मोल व -285.8 किलो जूल पर मोल, 285.8 किलो जूल पर मोल हैं। CH4 की विरचन एंथैल्पी क्या होगी? CH4 गैस की विरचन एंथैल्पी क्या होगी? ये क्वेश्चन है। अब देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है, आंसर देखिए। आंसर में क्या बोला जा रहा है? मेथेन, सबके दहन की एंथैल्पी दी है, तो मेथेन जलेगा। अभी अभी रिएक्शन लिखी थी हमने, CH प्रश्नानुसार। जब CH4 गैस जलेगा, छोड़ो गैस वैसे लिखना, ये जलेगा तो क्या देगा? CO2 प्लस 2H2O, और इसकी जो ऊष्मा है वो विरचन एंथैल्पी कितनी है? डेल्टा H माइनस 890.3
किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई। फैन ऑफ कर दीजिए, नहीं तो लाइट भी नहीं रहेगी, बंद कर दो। दूसरा, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन। ग्रेफाइट कौन होता है? कार्बन प्लस O2 एरो क्या बन जाएगा? CO2। और इसके लिए डेल्टा H कितना है? -393.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारी कौन सी होगी? क्वेश्चन सेकेंड। अगला देखिए क्या दिया है। डाई हाइड्रोजन यानी H2 प्लस हाफ O2 H2O बनेगा। इसके लिए डेल्टा H कितना दिया हुआ है? -285.8 किलो जूल पर मोल। एक क्वेश्चन थर्ड है। एम रिएक्शन क्या है? जो हमारी एम रिएक्शन इसमें दे रखी है वो क्या है? एम रिएक्शन देखा जाए, एम रिएक्शन क्या है? मेथेन की विरचन एंथैल्पी याद करनी, यानी C प्लस, विरचन माने निर्माण, C प्लस 2H2 एरो CH4। इसके लिए डेल्टा H बराबर ज्ञात करना है। ये तो सवाल है, तो ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं पीछे। क्या करना है? पीछे वाले पंक्ति बंद करो। आ गई? अच्छा अच्छा। तो एम रिएक्शन है, तो इसके हिसाब से हमें क्या देखना है? इन अपक्रियाओं को देखना है कि इनमें से कौन सी अपक्रियाएं सीधी हैं और कौन सी अपक्रियाएं उल्टी हैं। तो यहाँ कार्बन लिया जा रहा है, यहाँ भी लिया जा रहा है, तो ये सीधी हो गई। यहाँ H2 लिया जा रहा है, यहाँ भी लिया जा रहा है, तो ये भी सीधी अपक्रिया है। यहाँ मेथेन बन रहा है, यहाँ लिया जा रहा है, तो ये उल्टी है। तो पहली अपक्रिया उल्टी है, दूसरी और तीसरी सीधी है। मोल चेक करो, एक कार्बन, 2 H2 यहाँ एक ही है, इसका मतलब 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ CH4 एक है, यहाँ भी एक ही है, तो समीकरण 3 को 2 से गुणा करिए, चौथी मिलेगी। फिर दूसरी चौथी को जोड़िए, पांचवी मिलेगी। फिर पांचवी में से उल्टी वाली पहली को घटा दीजिए। यही तो करना है इसमें। तो देखा जाए, समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, 3 को 2 से गुणा कर दो, क्या होगा? 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, -571.6 किलो जूल पर मोल। ये समीकरण कौन सी है? चौथी है। अब चौथी तीसरी चौथी में बदल गई है, तो चौथी दूसरी को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 समीकरण 4 को जोड़ने पर, 2 व 4 को जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? 2 ये है हमारा C प्लस O2 प्लस, चौथा ये है 2H2 प्लस O2 एरो CO2 प्लस 2H2O, और डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? इसको और इसको जोड़ दीजिए, यानी -393.5 और -571.6 को यही तो जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा? 6 5 11 और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 9 7 16 हो जाएगा, और 5 3 8 1 9, यानी
965.1 माइनस 965.1 किलो जूल पर मोल। ये समीकरण कौन सी होगी? पांचवी। अब समीकरण 5 में से किसको घटा दीजिए? समीकरण 1 को। ये प्रश्न मिटा दें। ठीक, प्रश्न तो लिख ही लिया है। ठीक, समीकरण 5 में से किसे घटा दीजिए? समीकरण 5 में से समीकरण 1 को घटाने पर 5 में से 1 को घटा दीजिए। तो 5 है हमारी C+O2 प्लस 2H2 प्लस O2 माइनस क्या है? CH4 माइनस 2O2 माइनस CH4 माइनस 2O2। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती है, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं। जब आपको पता है कि इस तरह से लाइट हो रही है तो पंखे आप कर दीजिए। ये बार बार बताया जाएगा, कर दीजिए आप। एरो अब क्या होगा? इसमें से इसे घटा दीजिए, क्या आएगा? ये CO2 प्लस 2H2O माइनस क्या आएगा? 2H2O माइनस 2H2O और डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से किसे घटाना है? इसको घटाना, माइनस 890.3 को। जब इसे घटाओगे तो ये काय में हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में आ जाएगा 890.3। तो क्या आएगा? 11 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा? 8। और यहाँ पर 4 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 7 बचेगा। और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा 0, यानी माइनस में आएगा 74.8। तो माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल ये आ गया। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, काट लीजिए। ये प्लस है, 2H2O प्लस से कट जाएंगे। यहाँ पर एक O2 प्लस का, एक O2 प्लस का, 2 O2 प्लस के हैं और 2 O2 माइनस के हैं, कट गया। और क्या कट सकता है? क्या कुछ लिखा नहीं? अच्छा, इसका CO2 प्लस 2H2O लिखा, लेकिन अच्छा इसका CO2 प्लस 2H2 लिखा, इसका नहीं लिखा ना? हाँ, तो इसका भी लिखना चाहिए था। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये आना चाहिए था माइनस CO2 और क्या आना चाहिए था? माइनस 2H2O। रह गया तो क्या आएगा? माइनस CO2 माइनस 2H2O कामा। तो यहाँ पर तो सब कुछ कट ही जा रहा है। 2H2O से 2H2O, 2 और CO2 कट गया। तो आपको क्या रिएक्शन मिलेगी? यही जो एम रिएक्शन है आपकी, ये आ जाएगी ये वाली। तो क्या मिलेगी? C प्लस 2H2 एरो। ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाला उधर भेज दो। क्या हो जाएगा? CH4 और कामा डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 74.8 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब जो डेल्टा H है वो कितना आ गया? ये आ गया, नोट कर लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः CH4 की विरचन एंथैल्पी डेल्टा H बराबर माइनस 74.8 किलो जूल
पर मोल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, 8वां। एक बम कैलोरी मीटर में लिखो, एक बम कैलोरी मीटर में एक बम कैलोरी मीटर में NH2CN जो कि सॉलिड है, NH2CN जो कि कैसा है, सॉलिड है, की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की गई, के साथ, ये सब NCERT है ना, के साथ की गई, उसमें ऐसे प्रायोगिक सवाल होते हैं, के साथ की गई एवं डेल्टा U का मान, एवं डेल्टा U का मान -742.7 किलो जूल प्रति मोल पाया गया। कब पाया गया? 298 केल्विन पर। देखिए, जिनको सीखना है, जिनके अंदर, मैंने कल क्या कहा था, शायद तुम्हारी वजह से बोला हूँगा, जिनको सीखने की भूख है वो जहाँ से उनको सीखने को मिलेगा सीखेंगे। और ज़िंदगी जो काट रहे हैं, ऐसे क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने से? ज़िंदगी तो जानवर भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पड़े हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, उनको जो जैसे नचाता वैसे नाचते हैं। यही तो अंतर है मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं में। जो उनको 2 टुकड़े डाल दिए और उनके सारे पर फिर नाचते हैं, डांस करते हैं, यही तो होता है। तो अगर आपको अपनी खुद की एक पहचान बनानी है, अपनी खुद की एक इमेज डेवलप करनी है, ठीक है, तो आप अपनी पैतृक संपत्ति को जीरो मानी, चाहे कितनी भी हो, अरबों खरबों हो, फिर भी जो करना है स्वयं करना है, खुद करना है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। और ये तो उसके लिए आपको क्या करना है? अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो आपका काम है सीखना, जहाँ से मिले सीखिए। अब आपको शाम को जब मैं एक लेक्चर रोज़ दे रहा हूँ, मतलब अल्टरनेट 11-12 का, तो आप उसको अटेंड करना चाहिए। उसमें कुछ नया मिल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छा फील आ रहा है। अब कुछ लोग अरे जैसे सर कहते ही रहते हैं, तो उसको देख लोगे तो जैसे ना, तुम पता नहीं, तुम जानो भैया। ये जो इंस्टा रील जला करके ये डेटा जो है बर्बाद करते हो, अपनी आंखें खराब कर रहे हो, मोबाइल पर सर्च करके देखो, क्योंकि ऐसे ही देखोगे तो ऐसे तो कुछ भी पड़ा हुआ है, कूड़ा कचरा सब दिमाग में तुम अपने डाल रहे हो। किसी ने उस पर डाल रखा है कूड़ा कचरा, वो तुम दिमाग में अपने भर रहे हो, तो दिमाग को कूड़ादान बना दिया। आप बताइए, दिमाग कूड़ादान हो गया कि नहीं? कोई आया कुछ भी डाल के चला गया। देखिए, और जो उपयोगी चीज़ें हैं उन पर ध्यान नहीं है। फिर क्या कह रहा है? इस अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया दी नहीं है, लेकिन जो अभिक्रिया हुई है किसके बीच? इसके और ऑक्सीजन के बीच। इस अभिक्रिया के लिए, सवाल बढ़िया है, इस अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। और ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल R बराबर 8.314 गुणा 10⁻³ किलो जूल प्रति केल्विन मोल, ये दिया हुआ ब्रैकेट में इसका मान। अब देखो, ये अभिक्रिया दी नहीं है, लेकिन आपको अभिक्रिया पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जैक्ट ऐसे ही आएगा,
तो ये सब क्रिया को याद कर लीजिएगा जरूर। NH2CN जो कि सॉलिड है, रिएक्शन करता है 1.5 O2 से, 1.5 O2 से रिएक्शन करता है। चाहो तो ऐसे लिख लो, 1 सही 1/2 O2 से, 1.5 O2 से रिएक्शन करता है, या 3/2 O2 से रिएक्शन करता है। अब देखो क्या होता है, AN और AN N2 बन जाता है, प्लस C और 1.5 O2 है ना, 1.5 O2 का मतलब क्या है, 1 O2 पूरा और 1 आधा O2 मतलब 1 O। तो एक टोटल कितने O हैं, 3 ही तो O हैं, 3 O हैं। तो 3 O में 2 CO को दे दो, क्या बन जाएगा CO2, और 1 O H2 को दे दो, क्या बन जाएगा H2O। H2O लिक्विड है, ये गैस है, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। ये भी गैस है, ये भी यहाँ पर गैस है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन बताइए। क्या पूछ रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन। तो देखिए डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस डेल्टा N RT, यही तो फार्मूला है। बोलो, डेल्टा N निकाल लो, क्या होता है, गैसीय उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस गैसीय अभिकारक के मोलों की संख्या। तो गैसीय उत्पाद एक है, तो गैसीय उत्पाद कितने हैं 2 मोल, माइनस ये तो सॉलिड है, इससे मतलब नहीं, ये कितना 1.5, यानी 1 सही 1/2, तो बराबर कितना मिलेगा, 2 में से 1.5 जाएगा, क्या बचेगा आधा। तो डेल्टा एन का मान क्या आ गया 1/2। तो चलिए करते हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U दिया हुआ है, डेल्टा U दिया हुआ है -742.7 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, प्लस डेल्टा एन का मान 1/2 आ गया, 1/2 गुणा R का मान 8.314 गुणा 10⁻³ दिया है, क्योंकि किलो जूल में ही रखा जाएगा, किलो जूल में, इसको जूल में होता है 8.314, लेकिन यहाँ पर किलो जूल में ये बात हो रही है, इसीलिए किलो जूल में उसने दे दिया ऑलरेडी। तो 8.314 गुणा 10⁻³ किलो जूल हो गया, और गुणा किससे कर दी जाएगी, टेम्परेचर कितना है 298, ये 298 केल्विन दिया हुआ है। बस आपको क्या करना है, मात्र कैलकुलेशन करना है, -742.7 और प्लस इससे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यही होगा ना, क्यों सही है। तो आप इसकी और इसकी गुणा करिए, कितना आ रहा है बताइए, इसकी और इसकी गुणा करने पर कितना आ रहा है। समय बचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इनकी जो गुणा आती है वो 1238.786 आती है, तो 1238.786 गुणा 10⁻³ इसकी और इसकी, ठीक इतनी आती है। तो बराबर क्या हो जाएगा, -742.7 और प्लस, जब इसे आप 10⁻³ है, 10⁻³ है, तो आप क्या करेंगे, अगर इसको हटाना चाहते हैं तो पॉइंट को पीछे लाना पड़ेगा 3 अंक, तो 3 अंक आएगा तो क्या हो जाएगा 1.2387886, यही तो आएगा। बोलो, तो बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद एक ही तो अंक है 7 2 9, यानी पॉइंट के बाद 7 और 2 9 हो जाएगा, बाकी सब ये आ जाएगा साथ में 3 8 7 8 6, और इधर वाला आप जोड़ लीजिए 2 1 3, और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 7, तो -743.938786 किलो जूल आ गया ये डेल्टा H, ठीक है, किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है, लोग ऐसे सवालों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ने का मतलब भाग जाना, कायरता दिखाना, ये सब NCERT के सवाल हैं, थोड़े कैलकुलेशन टफ हो सकते हैं, लेकिन तरीका तो वही है। चलिए उतारिए, अगला सवाल एक बचा है बस।
देखिए एक बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर आयनो गैस के ऊष्मागतिकी स्थायित्व पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो पहली जो क्रिया दी गई है उसमें आयनो बन रहा है और ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण। क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। दूसरी अभिक्रिया आयनो आधे O2 से क्रिया कर रहा है, NO2 बना रहा है, तो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या हो रहा है, अवशोषण। इसमें क्या हो रहा है, उत्सर्जन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिन अभिक्रियाओं में अवशोषण होता है वो अभिक्रियाएं थर्मोडायनेमिकल यानी थर्मोडायनामिक की भाषा में, ऊष्मागतिकी की भाषा में वो अभिक्रियाएं स्वतः अप्रवर्तित होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा देनी पड़ रही तब प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और अगर अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है इसका मतलब अब उसको ऊष्मा देनी नहीं पड़ रही है। जब रिएक्शन हो रही है अपने आप एनर्जी बाहर निकल रही है। जैसे कि अम्ल क्षार की क्रिया होती है तो अपने आप एनर्जी बाहर निकलती है, वहां में देनी थोड़ी पड़ रही है। तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कौन हो गया, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और जिस प्रक्रम को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है ऊष्मा के लिए, तब वो आगे का काम कर रहा है, तब वो आगे का प्रोसेस हो रहा है उसमें। इसका मतलब क्या है, वो स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम हो गया, क्योंकि उस कार्य को कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ रही, बाहरी सहायता देनी पड़ रही है। तो स्थायी कब होता है कोई चीज, जब हमें कोई सहायता ना देनी पड़े। वो बच्चा ज्यादा मेहनत से पढ़ेगा अपने आप जिसको कहना ना पड़े, उसे खुद उसके सीने में आग लगी हुई है कि मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत आगे तक जाना है। तो उसके लिए कहने की जरूरत नहीं, ना टीचर को, ना माता पिता को, ना किसी और को कि तुम पढ़ लो। ठीक है, ये सब किसको कहना पड़ेगा, जो निकम्मा है, नाकारा है, जिसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, उसको तुम रोज कहो, जितनी देर कहो उतनी देर तक ही वो तुम्हारी बात मानेगा, उसके बाद तुरंत वही काम करेगा अपना। तो हमेशा ध्यान रखो, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनमें बनने वाले उत्पाद अस्थायी होते हैं। तो इसमें अवशोषण हो रहा है, इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये उत्पाद कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। लेकिन तो इसका मतलब ये इस रूप में नहीं रहेगा, ये आगे जरूर रिएक्शन करेगा। ये क्या रुकेगा, यहाँ पर स्थायी होता तो यहीं पर रुक जाता, तो ये नहीं रुकता है और फिर से रिएक्शन करता है स्थायी होने के लिए, फिर रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, NO2। और इस बार क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें बाहर निकल रही है। क्लियर है, तो उत्सर्जन हो गया तो इसका मतलब इसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया, तो ये कैसा है, स्थायी है। तो यहाँ पर जो आयनो बन रहा है वो अस्थायी है, इसीलिए रिएक्शन आगे की हो रही है। आगे रिएक्शन हुई ही इसीलिए क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल था, अस्थायी था, इसलिए फिर उसने क्रिया की स्थायी यौगिक अर्थात NO2 का निर्माण किया। बात समझ में आ गई, तो लिख लीजिए इसके बारे में 2 लाइनें। चूंकि आयनो ब्रेकेट में वो जी वही गैस करके लिख दो, के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित हो रही है। चूंकि आयनो ब्रेकेट में जी के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, अतः आयनो गैस अस्थायी है। अतः आयनो ब्रेकेट में जी अस्थायी है, जैसे रिएक्शन में लिखा है जी वैसे लिख दो, अस्थायी है। जबकि NO2 गैस के निर्माण में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अतः NO2 गैस स्थायी है। अतः NO2 और वही ब्रैकेट में जी स्थायी है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, अतः NO2 गैस स्थायी है। अतः इस अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में NO2 का निर्माण होगा। अंतिम उत्पाद के रूप में NO2 का निर्माण होगा।
अगला क्वेश्चन, दस, जब बर्फ पिघलती है तो एंट्रोपी, आंसर, बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, जो जल बनेगा और जल में अनियमितता हो जाएगी। बर्फ में जल के अणु नियमित लगे हुए हैं, लेकिन जब बर्फ से जल बन जाएगा तो जल में टहलना चालू कर देंगे, तो अनियमितता बढ़ेगी। अनियमितता के ही तो एंट्रोपी है, तो अनियमितता बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ती है। जब बर्फ पिघलती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। 11वां, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख लो एक आधे, ठीक है। कपूर का ऊर्ध्वापातन होने पर कपूर ठोस अवस्था में है, ऊर्ध्वपातन होगा, कैसी अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में। एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी, तो एंट्रोपी बढ़ती है। बारहवां, जल वाष्प को ठंडा करने पर एंट्रोपी, आंसर, कैसी होगी, घटती है, क्योंकि जलवाष्प गैस है, गैस को ठंडा करोगे क्या बनेगा, जल। तो जल में अभी गैस में ज्यादा तेज अणु भाग रहे थे, अनियमितता ज्यादा थी। अब दौड़ नहीं लगाएंगे तो, लेकिन थोड़ा बहुत टहलेंगे, मूव करेंगे, और जब उससे ही बर्फ बनाओगे तो एंट्रोपी और कम हो जाएगी। एंट्रोपी का बढ़ता क्रम, देखिए ठोस की एंट्रोपी सबसे कम होती है, द्रव की उससे ज्यादा, और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मंडे को इस चैप्टर की थ्योरी का टेस्ट है, ट्यूसडे को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अगला चैप्टर, और जो बृहस्पतिवार है उसमें इसके न्यूमेरिकल पार्ट का टेस्ट होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल का टेस्ट है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।